Hello guys, welcome back for the Eastern platform. Myself Rujan BR. We are just completed up to 45th question, right? Yeah. Today we can start with the 46th question. In section up to section 3, we just completed almost half part of this paper. So from section 4, we can start up with the another half part. Okay. चलो guys, दोबारा मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ ईस्टर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर. मेरा नाम है सृजन. चलिए आज शुरू कर लेंगे 46 क्वेश्चन से. चले भाई देख लो 47 क्वेश्चन, सॉरी 46 क्वेश्चन. देख लो भाई क्या पूछ रहा है. Degeneracy of a first excited state of a particle in 2D rectangular box. Degeneracy क्या होता है भाई? मतलब degeneracy 2D rectangular box with sides A 2A है ना. नॉर्मली पहले हम 2D बॉक्स के लिए नहीं, पहले 1D बॉक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? 1D बॉक्स के लिए हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml होता है. ठीक है, ये एक्चुअली फॉर 1D बॉक्स, 1D के लिए. सो 2D के लिए क्या होता है? 2D के लिए एन स्क्वायर फॉर एक्स एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml. एल क्या होता है? एल होता है बॉक्स का लेंथ, है ना. एल होता है लेंथ ऑफ अ बॉक्स. चले, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना होता है कि लेंथ अलग दिया होता दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, बट हियर द लेंथ इज सेम. दिस इज फॉर द सेम लेंथ. ओके, this is for a same length. If it is different length, you can go with this formula, that is nx square lx square, or wait, I just show you that simplified way. Energy is equal to nx by lx whole square plus ny ly whole square is it, sorry, h square by 8m. बस देखो, ये होता है नॉर्मली फॉर डिफरेंट लेंथ, फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ 2D बॉक्स. ठीक है भाई, फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ 2D बॉक्स. ठीक है, एक्चुअली हम इस फॉर्मूला यूज करना होता है 2D बॉक्स के लिए. ठीक है, कब लेंथ अलग अलग दिया, वहां पे हम हमारे लिए दिया है लेंथ ऑफ एक्स ए एंड वाई के लिए 2A दिया है भाई. लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखना है कि क्या है, डीजेनेरेसी के लिए इसका तो कुछ फायदा नहीं है. लेंथ का फायदा क्या भाई डीजेनेरेसी के लिए? नहीं, कुछ नहीं है. लेकिन हमको एक चीज है, वो वाला क्या भाई, वो एनर्जी n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी स्टेट क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 के लिए डीजेनेरेसी क्या होता है देखना है हमको. ओन एनर्जी नहीं फाइंड नहीं करना है, हमको डीजेनेरेसी देखना है. वी हैव टू सी व्हाट इज द डीजेनेरेसी फॉर द गिवन स्टेटमेंट, राइट. See for n is equal to 1, what is the degeneracy? It's a ground state, right? It's a ground state. So it will be 1 comma 1, okay, for ground state. And then for first excited state, what will be the degeneracy? It will be 2 comma 1 and 1 comma 2, right? So the degeneracy will be 2 for this, the degeneracy will be 2 for this and 1. And what is the second excited state? That will be almost 2 comma 2. And for third excited state, that will be 3 comma 1 and 1 comma 3, right? Yeah. बस देखो, इसमें डी जैसे हम इसमें देखना होता है कि कितना है. दिस फॉर फर्स्ट, दिस फॉर ग्राउंड स्टेट, ओके. दिस फॉर फर्स्ट excited state, this for second excited state, this for third excited state.
ठीक है। अब हमारे लिए पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए डीजेनरेसी क्या होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए दो है डीजेनरेसी, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट वन इज डीजेनरेसी, दिस इज फॉर टू। ओके, चलो देख लो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। हमारा आंसर दो होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे हमारा डीजेनरेसी है दो, वहां पे दो अलग अलग सेम एनर्जी वाला है ना, दो डीजे दो एन वैल्यूज, टू एन वैल्यूज हैविंग अ सेम एनर्जी। ओके, हैविंग सेम एनर्जी। चले, चलो अब हमारा आंसर क्या है, G इज इक्वल टू टू, दिस आर डीजेनरेसी। देख लो भाई कहां पे है, ऑप्शन ए में डीजेनरेसी इज इक्वल टू टू। चले बस हो गया। अब 47 क्वेश्चन देखो, 47 है ना, ये जनरली एनवायरमेंटल के लिए रिलेटेड होता है ना। देख लो क्या क्वेश्चन है, टुडे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ, क्यों भाई, डिफोरेस्टेशन के लिए क्या, हाँ डिफोरेस्टेशन के लिए, इतना इतना ट्रीज वगैरह कुछ काट रहा है तो डिफोरेस्टेशन तो हो जाता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट हो जाता है। इंक्रीज इन कंबशन ऑफ ऑयल एंड कोल, ऑब्वियसली ज्यादा व्हीकल्स यूज किया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है इसके इसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली रिलीज होता रहता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या है, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑब्वियसली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से सभी ऑल द अबो इज अवर राइट आंसर। क्या भाई, ऑल द अबव इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था, टुडे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंबशन ऑफ ऑयल एंड कोल, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, डिफोरेस्टेशन, ऑल ऑफ दिस आवर राइट आंसर। चले, सभी के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है। चलो भाई अब क्वेश्चन 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है, A system maintaining same pressure is known as, भाई मैं आपको एक बार बोला था, क्या था, सिस्टम मेंटेनिंग द सेम प्रेशर। सेम प्रेशर मतलब क्या भाई, सेम प्रेशर मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर है ना। सेम प्रेशर मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो। प्रेशर इक्वल टू कब होता है, कब होता है भाई, देख ले कौन सा सिस्टम में होता है, हाँ आइसोबैरिक सिस्टम में, आइसोबैरिक सिस्टम में, आइसोबैरिक सिस्टम में प्रेशर इज इक्वल टू जीरो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू जीरो इन आइसोबैरिक सिस्टम। व्हाट इज आइसोकोरिक सिस्टम, आइसोकोरिक सिस्टम होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है। चल देख ले, आइसोकोरिक सिस्टम होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है भाई, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, वो आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम प्रेशर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन सा आता है, आइसोबेरिक सिस्टम। चले भाई 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है आइसोबेरिक सिस्टम। चल 49 क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है भाई, द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर व्हाट। भाई आप बचपन से, मतलब बचपन से नहीं बोल सकते हैं हम, ऑलमोस्ट 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए ना, पीवीसी क्या होता है, पीवीसी क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम पीवीसी कहां पे यूज करते हैं भाई, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है ना, मतलब कि पाइप्स और कुछ किसमें प्रिपेयर करता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके वजह से हम प्लास्टिक पाइप्स को जनरेट कर सकते हैं ना। हाँ, तो पीवीसी होता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। चले भाई 49 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलो 46 तो हो गया, 7 8 49 तो हो गया।
अब हम चलेंगे 450 के ऊपर। 50 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ रहे हो क्या पूछ रहा है। अ कॉम्पाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। ओके, अ कॉम्पाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। दिस क्रिस्टलाइजेस in the cubic structure where the A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the body centers. Okay, the simplest formula of the compound is A atom A atom कहां पे क्रिस्टलाइज हो रहा है? A atom हो रहा है corners, right? A atoms are at the corners of the cube. Corners of the क्यूब चले। और बी एटम कहां पे है? बी एटम हो रहा है एट द बॉडी सेंटर्स, एट बॉडी सेंटर्स। भाई इसमें देख लो, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब मतलब क्या भाई? क्यूब है, कितना कॉर्नर होता है भाई? 8 कॉर्नर होता है ना। हाँ, क्यूब का कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है। लेकिन एक एक कॉर्नर कितने क्यूब से और कितना यूनिट सेल के साथ जुड़ा है वो मैटर करता है। देखो इधर एक, मतलब मैं इसका देख रहा हूं, ठीक है, इसका देख, एक 1 है और इसका ये तो 2 है और ये 3 है, इधर 4 आता है और इससे मतलब पूरा 3D में हमको 8 क्रिस्टल्स, 8 यूनिट सेल्स 1 कॉर्नर के साथ शेयरिंग करता है। 8 यूनिट सेल 1 कॉर्नर के साथ शेयरिंग करता है, मतलब कि कितने शेयरिंग होता है? देर होता है 1/8 शेयरिंग, है ना। मतलब 1 कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। इसका मतलब कि ये एटम 8 इंटू 1/8 पे क्या क्रिस्टलाइज करता है, तो इसका आंसर क्या होता है? 1। ठीक है भाई, ये एटम, एक ही एटम प्रेजेंट होता है ना। ये कंपाउंड ए में एक ही एटम प्रेजेंट होता है। और देखो बी में एट बॉडी सेंटर तो एक ही है ना। एक यूनिट सेल के लिए बॉडी सेंटर कितना आता है? एक ही है, और एक किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकता है, किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं कर सकता है। ओके, बी can't do sharing with any other unit cells because it is a body center. Only one unit cell contains a one body center. So what is the formula now? Formula is A1 B1. So what is the right one? That is AB is our right. चले देख ले कहां पे दिया है AB। बस हो गया, बस सिंपल, कुछ नहीं इसमें क्या है। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये एटम हो ना, ये एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में one atom if it is a corner means like around that the 8 unit cell can sharing that, so it means only one atom is present in the corner. Okay, so what happens next? B, in B body center only one atom is present in the body center, nobody can do sharing with that, so it will be the A1 B1 formula. बस हो गया। चल 51 क्वेश्चन देख लो भाई, क्या पूछ रहा है? What type of scattering involves this interaction होता है क्या? Interaction of photons with the acoustic phonons in solids. भाई एक्चुअली ज्यादा फिजिक्स बैकग्राउंड बेस्ड लग रहा है। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको पूरा इसका डेफिनेशन मतलब बोल देता हूं क्या क्या होता है। देखो कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है भाई? कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है ना, एनी चार्ज, मतलब फोटोन होता है ना, फोटोन, लाइक फोटॉन्स interact with the any charged particles, generally electron। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद द चार्ज पार्टिकल, जनरली एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम फोटोन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग कब होता है? कब फोटोन, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन
आफ्टर एन इंटरेक्शन विद द चार्ज पार्टिकल के साथ फोटोन इंटरेक्ट होने के बाद स्कैटरिंग आता है ना, उसको कॉम्पटाउन स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पटाउन स्कैटरिंग बोलते हैं। उसके बाद कौन सा था, मेई स्कैटरिंग। ये क्या होता है भाई, ये होता है elastic scattered light of a particles that have a diameter similar to the larger than the wavelength of the incident light। भाई ये ना, ये इलास्टिक स्कैटरिंग होता है इसमें। इसमें इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, लेकिन हमारा पे लाइट स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद अकोस्टिक फोनॉन्स। फोनॉन्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पटोन तो है नहीं, कॉम्पटोन तो ऐसे नहीं होता, इंटरेक्शन होता है लेकिन किसके साथ, चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है। रिले स्कैटरिंग तो नहीं हो सकता है। हाँ, हमारा आंसर होता है कि ब्रिलॉइन स्कैटरिंग, ठीक है, ब्रिलॉइन स्कैटरिंग। ये क्या होता है, ये इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मटेरियल वेव्स इन अ मीडियम। अकोस्टिक फोनॉन्स मतलब क्या है, ये होता है कि नॉर्मली मटेरियल वेव्स होता है, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है। देखो, कॉम्पटाउन स्कैटरिंग क्या करता है, फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और मे स्कैटरिंग क्या होता है, मे स्कैटरिंग होता है कि नॉर्मली इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, ठीक है। ये होता है इलास्टिक स्कैटरिंग। पार्टिकल्स हैविंग द सेम, मतलब पार्टिकल्स शुड बी ऑफ सेम डायमीटर, पार्टिकल्स शुड बी हैव सेम डायमीटर। इसको मे स्कैटरिंग बोलता है, ठीक है। और ब्रोइन स्कैटरिंग क्या होता है, ये नॉर्मली हमारा स्कैटरिंग है, ये हमारा राइट आंसर है। ये क्या करता है, ये फोटॉन्स इंटरैक्ट विद द पार्टिकल्स मीडियम, इंटरैक्ट विद द, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं मटेरियल मीडियम, मटेरियल वेव मीडियम, ठीक है, दैट इज फोनॉन्स, ठीक है भाई। चले, ये हमारा राइट आंसर है। चलो अब देखो 52nd क्वेश्चन, देखो भाई 52nd क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 52nd क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन पूछ रहा है कि the correct expression for the Freundlich adsorption equation involving a x mass of a gas adsorbed, x mass of a gas adsorbed, x mass of a gas मतलब x is a mass of a gas adsorbed on a mass of a adsorbent। भाई adsorbent क्या होता है भाई, adsorbent होता है place to get adsorption, like मतलब सरफेस होता है ना, इसको हम सरफेस को नॉर्मली बोलता है adsorbent, ठीक है, हम इसको adsorbent बोलते हैं, ठीक है। m is the mass of a adsorbent at a pressure p with a k and n as a constant for the given pair of adsorbate and adsorbent, ठीक है भाई। चले देख लो, इसमें फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन इक्वेशन क्या है, हमको एक चीज डायरेक्टली देखना है, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन इक्वेशन क्या होता है। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन इक्वेशन होता है कि फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन इक्वेशन ये क्या है, x by m is directly proportional to the pressure to the power 1 by n, ठीक है। और इसका नॉर्मल क्या होता है, x by m is equal to kp to the power 1 by n, ठीक है भाई। इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है, log x by m is equal to 1 by n
प्लस 1/n log p। चले भाई देखो, ए लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है, ये नॉर्मली जनरल फॉर्म है, ठीक है भाई। x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर ऑफ डेल्टा, के पी टू द पावर ऑफ 1/n, ठीक है। चले, ये हमारा फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन इक्वेशन फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आने का चांसेस है, ठीक है भाई। चले देख लो, कहा भाई आंसर, हाँ, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर ऑफ 1/n, हाँ यही हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। चले भाई चले, आपको आंसर मिल गया होगा ना। हाँ, अब देखो 53rd क्वेश्चन देखो भाई, 53rd क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली पूछा कि आइसोटोप एटम्स डिफर इन, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब उसका ऑटोमिक नंबर सेम होता है ना, ऑटोमिक नंबर विल बी सेम बट डिफरेंस इन मास नंबर, ऑटोमिक नंबर इज सेम, डिफर इन मास नंबर डिफरेंट। तो इधर क्या पूछ रहा है, इधर डिफर क्या होता है, इधर डिफर होता है मास नंबर, लेकिन मास नंबर पे क्या क्या होता है भाई, मास नंबर में हमको ये पता है कि क्या होता है, ऑटोमिक वेट, वही ना ऑटोमिक मास, ऑटोमिक वेट डिफर होता है भाई, ऑटोमिक वेट। चल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ऑटोमिक नंबर ही आ जाता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमिक नंबर दोनों सेम ही है, ये दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों मतलब ये डिफर नहीं होता है, सेम होता है। लेकिन वहां पे न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स होता है प्लस प्रोटॉन्स भी होता है ना, वो दोनों डिपेंड होता है ऑटोमिक वेट है, हाँ बस, द आइसोटोप एटम्स डिफर इन ऑटोमिक वेट। चले भाई, ऑटोमिक वेट के ऊपर दोनों डिफर होता है। चल अब देखो 54th क्वेश्चन देखो भाई, 54th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ ले भाई एक बार। It takes 15 minutes for the concentration of a radioactive species to decay to its 1/8 value of its original concentration। 15 minutes तो टाइम दिया है, टाइम इज 15 minutes for the concentration of the radioactive species to decay to its 1/8 value of its original concentration। What is the rate constant for this radioactive decay concentration? चलो भाई every radioactive reactions undergoes a first order kinetics, right? Every radioactive species undergoes a first order kinetics, okay? तो क्या था टाइम इज इक्वल टू 15 minutes, ओके। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मतलब इनिशियल 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल बाई 8, दैट व्हाट, मतलब इनिशियल बाई 8 नहीं, मतलब इनिशियल इंटू 1/8, राइट, इनिशियल इंटू 1/8। तो हम इनिशियल को क्या मान लेंगे, हम इनिशियल को A0 मान लेंगे और फाइनल को A0/8 मान लेंगे भाई। चल ठीक है, आपको समझ गया है ना, टाइम था 15 मिनट्स, इनिशियल था A0 मान लेंगे, मतलब हमको नहीं पता इसलिए हम A0 मान लेंगे, और 1 इनिशियल बाई 8 दैट्स अ फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, दैट्स अ फाइनल एक्टिविटी, ओके फाइन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या भाई, K इज इक्वल टू 2.303 टाइम इंटू लॉग A0 बाई ये। चले भाई, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके, हम रेट कांस्टेंट, हम K ही फाइंड करना है, ठीक है, हम क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करना है K वैल्यू क्या होता है ना, देखो K वैल्यू क्या होता है, अभी A0 टाइम सब कुछ आ गया, हमारा आंसर सब कुछ है हमारे पास, K इज इक्वल टू 2.303 टाइम T, T क्या होता है भाई, T
टी होता है 15, लेकिन आंसर पे हमारा आंसर सब कुछ सेकंड्स में है, तो इसको कन्वर्ट करो बस। 15 मिनट्स है ना, 15 मिनट्स इंटू 60, यू विल गेट टाइम इन सेकंड्स, इन सेकंड्स। चले तो इंटू 30 कर दे, इंटू 60 करो इधर ही, ठीक है। उसके बाद लॉग ए नॉट, सो ए नॉट बाई 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करने के बाद k इज इक्वल टू 2.303 बाई इधर 900 सेकेंड्स आ जाएगा, 900 सेकेंड्स लॉग 8 आएगा ना। क्यों? क्योंकि देखो ए नॉट इंटू 8/a0 तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग 8 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाए भाई? इसका आंसर आता है k वैल्यू, k इज इक्वल टू 0.00231 सेकेंड्स पर सेकेंड, है ना। ए नीचे है, ऊपर जाएगा पर सेकेंड्स, बस हो गया, मिल गया आंसर। k इज इक्वल टू 0.00231 पर सेकेंड्स। भाई इतना सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होता आपको, बस इतना आसान है ना। बस आपको कंफ्यूजन कहां होता है? इनिशियल फाइनल को देखने में कंफ्यूजन हो सकता है, और यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखना है बस। और कुछ बस इंटू 60 डिवाइड करना, इंटू 60 मल्टीप्लाई करना होता है। 15 मिनट्स टू, यू हैव टू कन्वर्ट 15 मिनट्स इनटू अ सेकंड, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 60 इनटू 50, राइट। सो यू विल गेट अ आंसर। हो गया। चले एवरी, because every nuclear reaction follows first order kinetics, okay, because every nuclear reaction follows a first order kinetics। चले, इसलिए हम ए वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। ए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ए भी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है भाई? 0.00231 पर सेकेंड। कहां पे भाई? 0.001231 पर सेकेंड। हाँ बस मिल गया, हो गया ना काम। हाँ भाई चले, अब देखो आसान है ना, कुछ तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब चले हम 55th के ऊपर। 55th क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछ रहा है, पढ़ ले भाई। द एंथ्रेलिक, राइट, दिस इज एंथ्रेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ द आइसो अमाइल नाइट्राइट, एंथ्रेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ द आइसो अमाइल नाइट्राइट फर्निशेस अ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है भाई? फर्निशेस अ प्रोडक्ट which displays a strong peak at a 76 mass by charge in its mass spectrum, right? mass by charge, mass spectrum पे वो आपको दिखा रहा है एक पीक, ठीक है। आपको एक पीक दिखा रहा है मास पीक पे ना, 76, मतलब स्ट्रॉन्ग पीक दिख रही हो सकता है, पी वो बेस पीक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज क्या है, एंथ्रेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोअमाइल नाइट्राइट, प्रोडक्ट क्या आता है वो देखना है। क्या आता है भाई प्रोडक्ट? देख ले, देखो पहले एंथ्रेलिक एसिड क्या होता है वो देखना होता है। एंथ्रेलिक एसिड क्या होता है? ये हमारा एंथ्रेलिक एसिड, समझ रहे हो, यही हमारा एंथ्रेलिक एसिड है और कुछ नहीं है। देख ले, दिस इज आवर एंथ्रेलिक एसिड on treatment with the isoamyl nitrate, हमको क्या मिलेगा? आइसोअमाइल नाइट्रेट क्या होता है? RONO, ठीक है। हम इसको नॉर्मली हम हमारा कन्वीनियंट में हम लिख सकते हैं RNO2, ठीक है। हाँ सॉरी, ये हमारा एंथ्रेलिक एसिड नहीं है, सॉरी गलत हो गया। मैं आपको दिखाता हूं एंथ्रेलिक एसिड, अभी रिएक्शन में दिखाता हूं। ये हमारा आइसोअमाइल नाइट्राइट है, ठीक है। चलो हम रिएक्शन पहले कर लेंगे, क्या होता है देखिए भाई। एंथ्रेलिक एसिड होता है, वहां पे OH जगह पे NH2 डालना होता है बस। एक बेंजीन रिंग है, COH ग्रुप
और इधर NH2 ग्रुप आता है, बस NH2 ग्रुप। बस भाई अभी देखो क्या भाई, आइसोमाइल नाइट्राइट RN2O, राइट, सॉरी RNO2, RNO2, ठीक है। इस आइसोमाइल नाइट्राइट, इस आइसोमाइल नाइट्राइट, ठीक है। इस दोनों को रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्चुअली इन दोनों से हमको क्या मिलता है, अजाइड मिल जाएगा। इस जगह पे हमको अजाइड मिल जाएगा। इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, लाइक N2, N2 मिल जाएगा। ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है भाई, देख लो। ये आगे का मैकेनिज्म होता है, इधर डायरेक्ट एलिमिनेशन होता है। डायरेक्ट क्या होता है भाई, एलिमिनेशन होता है। वो तो ऑक्सीजन तो ऐसे नहीं बैठ जाता है ना, डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये तो गुड लिविंग ग्रुप है। N2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप तो इजी निकल जाता है। थोड़ा आप थोड़ा कोई कहां से फोर्स आ जाएगा ना, या इजी निकल जाता है। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा भाई, बेंजाइन। हाँ, फाइनली हमारा आंसर बेंजाइन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस है ना, इधर टू इधर प्रोसेस, ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। क्या भाई, भाई डीकार्बोक्सिलेशन, एक्चुअली ये इट्स सिंथेसिस, लाइक बेंजाइन सिंथेसिस पे हम इसको भाई डीकार्बोक्सिलेशन सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन जा रहा है, ठीक है। इधर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, प्लस N2, ठीक है भाई। चले, बेंजाइन बन गया, ठीक है। अभी बेंजाइन का, अब देखो बेंजाइन का क्या होता है फॉर्मूला, बेंजाइन का एक फॉर्मूला क्या है भाई, C6H4 है ना। हाँ, इसका मास बाय मतलब मास बाय चार्ज का रेशियो देखो, मतलब इसका ये देखो मास देखो कितना है। कार्बन तो 12 है, 12 इंटू 6 है, और हाइड्रोजन तो 4 है। ट्वेल्व सिक्स 72 है, और चार है, टोटल 76 आ गया ना। 76 क्या आ रहा है, बेस पीक आ रहा है ना 76। कौन सा पीक है, मास पीक, मास पीक आ रहा है कितना, 76 आ रहा है ना मास पीक। लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बेंजीन आना चाहिए ना। नहीं, बेंजीन बेंजीन इज अनस्टेबल है ना, इट इज इंटर बेंजीन इज एन इंटरमीडिएट। तो क्या करता है, डाइमराइजेशन बन जाता है भाई, डाइमराइजेशन कैसे देख लो। 72 मतलब सब कुछ हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन बेंजाइन है ना, वहां पे ऐसे नहीं रुकता है, वहां पे ऐसे तो नहीं रुकता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट, सो व्हाट डज इट डू, इट जस्ट डू अ डाइमराइजेशन, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको 2+2 एडिशन हो रहा है, 2+2 साइक्लो एडिशन जैसे लग रहा है ना, 2+2 साइक्लो एडिशन जैसे लग रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, डाइमराइज बन रहा है। देखो भाई, डायमेंशन बन गया, बस डायमेंशन हो गया आंसर। चलो भाई, आंसर क्या है, डायमेंशन बन के वो ऑप्शन सी है। चले भाई, एंथैल्यूनिक एसिड क्या होता है, इसमें NH2 सब्स्टिट्यूट, इसमें NH2 सब्स्टिट्यूट करो। NH2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये RNO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद अजाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या करेगा, N2 फॉर्मेशन हो जाएगा। इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होके ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो नॉर्मली हमको क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। बस बेंजाइन, ये तो इंटरमीडिएट है, तो हाईली अनस्टेबल है, तो क्या कर लाता है, ये दूसरा बेंजाइन से वो डायमरेशन बन के हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो भाई, हो गया, बस चले।
56 क्वेश्चन देखो, 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। भाई इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है भाई, इसमें देख लो कौन सा रिएक्शन चल रहा है इसमें। E1C भी होता है क्या, E2 एलिमिनेशन होता है क्या, E1 एलिमिनेशन होता है क्या, कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है भाई इसमें। देखो ध्यान में देखो, E1CB के लिए क्या होना चाहिए और E1 एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए। देख लो भाई क्या, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इसमें क्या मतलब, पाइपरीडिन क्या होता है भाई, पाइपरीड होता है बेस है ना, ए बेस क्या करता है, बेस डीप्रोटोनेट करता है ना। हाँ, बेस क्या करता है, डीप्रोटोनेट करता है भाई। देखो और E1 एलिमिनेशन के लिए क्या है, E1 एलिमिनेशन थ्रू द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसके लिए वीक बेस चाहिए ना, मतलब एनी बेस वीक बेस है, चल ठीक है मान लेंगे वीक बेस चाहिए, लेकिन पाइपरीडिन तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, पाइपरीडिन तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए वीक बेस नहीं है, तो हम E1 मतलब थ्रू E1 मैकेनिज्म नहीं जाएगा, ठीक है, थ्रू E1 मैकेनिज्म नहीं चलेगा। और दूसरा देखो E2 एलिमिनेशन, भाई E2 एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, E2 एलिमिनेशन के लिए मतलब स्टीरिक एंट्रेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये स्टीरिक तो ज्यादा ही है। और E1 देखो, ये भी नहीं हो सकता है। E1CB के लिए नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है ना, शुड बी स्टेबिलाइज्ड, that is conjugate base should be stabilized easily। इधर कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है ना। हाँ भाई देखो इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, क्या करेगा बेस, बेस तो इसको डीप्रोटोनेट करेगा, ठीक है, डीप्रोटोनेट करके इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड बाय अ माइनस आर इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड बाय अ माइनस आर इफेक्ट भाई, है ना, देख ले, है ना, हाँ माइनस आर इफेक्ट पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड, इसका मतलब कि ये फॉलो होता है कौन सा रिएक्शन, ये फॉलो होता है E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है। H प्लस मतलब कि ए पहले लीव हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करके ये एलिमिनेट कर लेता है, ठीक है भाई, बस। देखो मैं इसको रिएक्शन दिखाता हूं आपको, मतलब ये भी आसान है, ये तो इसमें कुछ खास दिक्कत वाला कुछ नहीं है, ठीक है, देखिए बस ये तो गुड लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है भाई, एक पाइपेरिडीन है, क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है भाई पाइपेरिडीन का, एलिफेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक नहीं है, मतलब पिरिडिन, पिरिडिन का पूरा मतलब पिरिडिन एरोमेटिक है, ये ये नॉन एरोमेटिक बनता है, ठीक है। चल ये क्या करता है भाई, ये इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करता है बेस, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेप करेगा इधर, और डबल बॉन्ड, और इधर रिवर्स लेगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, बस। डबल बॉन्ड है, बस यही हमारा आंसर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस CO2 मतलब डीकार्बोक्सिलेशन जैसे हुआ ना इधर, हाँ एलिमिनेशन ऑफ CO2 हो गया, मतलब बेस बेस तो डीप्रोटोनेट हो रहा है, उसके बाद डीप्रोटोनेट होने के बाद हमारा साइड प्रोडक्ट आता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ रहा है, उसके बाद साथ में NH2, COETR है। चले भाई बस सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं, इट्स फॉलोज द E1CV मैकेनिज्म बस, इट इज फॉलोइंग द E1CV मैकेनिज्म, फाइन। चलो भाई देख ली क्या आ रहा है, E1CV मैकेनिज्म, बस हो गया। चले अब चले 57 के ऊपर, 57 क्वेश्चन देख लो, देखो भाई 57, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कौन सा कंपाउंड है, ये बोला है कंपाउंड है एट्रोवेस्टाइन, एट्रोवेस्टेटिन, ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है क्या, ये एंटी प्लाज्मोडियल ड्रग होता है क्या, ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग होता है और एंटी HIV ड्रग होता है। भाई इसको हम ध्यान रखना होता है कि ये हमारा होता है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, क्या होता है भाई, ये होता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। चले देख लो, मतलब ये छोटे ये जो ध्यान रखना बहुत दिक्कत है, मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं, और मतलब एक्चुअली ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन है ना, रिपीट क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अब देखो ये उन लोगों को भी, हमारा एग्जामिनर को भी पता है कि दिस इज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज वी कांट रिमेंबर ऑल द ड्रग एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, but they can, what can they do, they can ask this a multiple times, that means the repeated questions can come through this itself, okay। चले 58 क्वेश्चन देखो भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के लिए एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है भाई, एसिडिक हाइड्रोजन है यही वाला है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होने के बाद नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा इधर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, मतलब डी मतलब एसिडिटी मतलब कि इधर डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा ना एसिडिटी, हाँ दिस मॉलिक्यूल डोनेट्स अ प्रोटॉन, मतलब any base will abstract this proton and they form a negative charge, okay, this negative charge should be stable, if this negative charge is stable then it is more acidic। चले नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, माइनस R इफेक्ट होना चाहिए, माइनस I इफेक्ट होना चाहिए ना, ये तीनों होना जरूरी होता है ना, if these three is present in any molecule that will be more highly acidic, okay fine। Just come here, what is this Me group, this is electron donating group, this is highly unstable and less acidic, highly unstable and less acidic, ठीक है भाई, ये लीस्ट एसिडिक है, तो कहां पे लीस्ट एसिडिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, मतलब ज्यादा टू लोअर होना चाहिए ना, फ्रॉम हाई टू लोअर, देखो इसमें हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि थर्ड पहले दिया है, ये गलत है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि हाई टू लोअर आना चाहिए ना, हाई टू लोअर होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 3 कहां पे है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ये तीनों में भी 3 है, ठीक है भाई। उसके बाद देख ले, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो प्लस NMe3 दिया है, व्हाट इज प्लस NMe3, देखो प्लस NMe3 हमको एक चीज दिखा रहा है कि दैट इज माइनस R इफेक्ट ओनली, ठीक है, माइनस R इफेक्ट इसमें है, इसमें क्या भाई, इसमें माइनस R इफेक्ट ओनली प्रेजेंट, सॉरी माइनस I इफेक्ट है ना, सॉरी माइनस I इफेक्ट, ठीक है भाई, माइनस I इफेक्ट हो रहा है, चल ठीक कोई नहीं, इसके है, और उसके बाद देखो Br क्या भाई, Br है ना रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, Br इज अ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो इसका इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक, तो ये वाला कहां पे है, ये हमारा राइट आंसर है, सेकंड वन कहां पे भाई, हाँ ये दोनों राइट आंसर है, लेकिन सेकंड देखो ये काली है, मतलब इसमें थोड़ा कुछ मतलब
NMA3 वजह से इलेक्ट्रॉन क्या भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन हियर, इट मींस दैट इट डजंट अफेक्ट, दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इज मोर एसिडिक। तो चले हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। बस भाई कुछ नहीं है, इधर पैरा पोजिशन पे क्या क्या अटैच हुआ ना, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर हमारा एसिडिटी डिपेंड होता है, ठीक है। सो हियर इन ऑप्शन फर्स्ट, सी इन अ फर्स्ट ऑप्शन NMA3 it act as electron withdrawing group, but in a second option in the bromine it shows both minus R and minus I effect both. What about in option 3, it shows a plus I effect electron donating group, it is wrong, it is highly unstable, so it will be less acidic, okay fine। चले भाई 59 क्वेश्चन देखो भाई, 59 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 59 क्वेश्चन, इन द IR spectrum carbonyl absorption band for the following compound appears at, in the IR spectrum carbonyl absorption band for the following compound appears at, मतलब एक क्या भाई लैक्टोन है ना, साइक्लिक एस्टर, इसका कितना होता है भाई, साइक्लिक एस्टर का कितना होता है, IR रेंज कितना होता है भाई साइक्लिक एस्टर का, ये वेरी होता है, मतलब डिपेंड्स ऑन अ साइज, डिपेंड्स ऑन अ रिंग साइज, डिपेंड्स ऑन रिंग साइज। As ring size decreases and increases, there is a change in a what, IR frequency, right? There is a change in IR frequency। इसमें क्या होता है भाई, देखो भाई साइक्लिक एस्टर्स का IR रेंज क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं IR रेंज क्या होता है, ठीक है। देख ले नॉर्मली हम रिंग साइज मतलब 6 मेंबर से देख लेंगे, 6 मेंबर से ये 6 मेंबर है ना, इसका आता है 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है भाई, इसका 1735 है। और 5 मेंबर का देख लो, इसका आता है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, चले। और 4 मेंबर देख लो, 4 मेंबर का तो पूरा 1820 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका है, ये साइक्लिक एस्टर्स का है ना, हाँ इसका है, साइक्लिक एस्टर्स का है, लैक्टोन्स का है ना, लैक्टोन्स का है। और इसमें थोड़ा कॉन्जुगेशन आ गया तो क्या डिफरेंस आता है, इसमें थोड़ा कॉन्जुगेशन आ गया है, हाँ इसमें देखो दोनों साइड पे हाईली कॉन्जुगेट हो चुका है, देखो कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसमें भी कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसके वजह से इसका IR डिक्रीज होता है। इफ देयर इज अ कॉन्जुगेशन देयर इज अ डिक्रीज इन IR, ठीक है। 1725 आता है और इसका भी डिक्रीज हो गया ना, हाँ इसका भी डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका कितना आता है 1750, मतलब हम कंपेयर करना होता है ना भाई, इसको और इसको कंपेयर करना होता है। और चले, और दूसरा केस कौन सा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है, कौन सा भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन का, हाँ देखो इसमें क्या था, इसमें पॉसिबिलिटी था, इसमें कॉन्जुगेशन करने का पॉसिबिलिटी था इसलिए इतना आया। अभी इसमें तो हाईली कॉन्जुगेट हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, इसमें दो चांसेस है, ये डबल लोन पेयर है ना, ये इसमें भी कॉन्जुगेट करने का चांस है और इसमें भी करने का चांस है ना, हाँ मतलब कि इधर कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो रहा है ना, सो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है। इसका वैल्यू कितना भाई, इसका वैल्यू आता है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। और इसका भी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है 5 मेंबर का भी, हाँ इसका आता है नॉर्मली
1800 सेंटीमीटर। चले भाई देख लो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपको बहुत इसमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है नॉर्मली। ये रिंग डिक्रीज, मतलब रिंग डिक्रीज पे क्या हो रहा है, रिंग डिक्रीज पे आईआर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, रिंग डिक्रीज पे साइज डिक्रीज, आईआर इज इंक्रीजिंग। चले देख लो, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन देख लो भाई, क्या पूछा हमारा क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि कार्बोनिल अब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड अपीयर्स एट। भाई इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, जस्ट इसको अटैच हुआ है, एक रिंग अटैच हुआ है, लेकिन ये कितना कितना मेंबर्ड रिंग है, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। सो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए हमारा क्या वैल्यू था, 5 मेंबर्ड के लिए हमारा वैल्यू था 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो क्या भाई, इसमें तो है ही नहीं, तो देख ले क्या है, इसमें तो एक कॉन्जुगेशन आ गया तो क्या हो सकता था, 1750 होने का चांसेस था, है ना। 50 है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का 1800, 1750 है क्या इसमें, 1690 ए भी नहीं है। चलो भाई देख ले, इसमें तो कॉन्जुगेशन तो ऐसे तो कुछ नहीं दिया है, कॉन्जुगेशन दिया है तो इसका तो डिक्रीज हो सकता था ना, कॉन्जुगेशन दिया हो तो इसको तो 1710 होने का चांसेस था, लेकिन इसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं है, हम कोई वैल्यूज को चेंज कर लेंगे, किसी को 17, इसमें हम 1770 कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन बी है। चलिए देख लो, ये एक्चुअली डेटा है, देखो आप डेटा से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये वेरी हेल्पफुल डेटा, ठीक है, हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं आंसर क्या होने का चांसेस है, ठीक है। चले हो गया हमारा 59 क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन बी है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके भाई चले 60 देखो, 60 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है भाई, 60 क्वेश्चन देखो, हाँ, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक पैलेडियम कैटलिस्ट है ना, ये पीडी, हाँ ये पीडी है ना, ये पैलेडियम कैटलिस्ट है, इसको हम कोई नेम रिएक्शन बोल सकते हैं ना, हम एक् कपलिंग बोलते थे क्या भाई, इट इज एक् कपलिंग, एक् कपलिंग रिएक्शन। इसमें हम यूज करता है पैलेडियम, एक पॉस्पिन है, 4 पॉस्पिन कैटलिस्ट, इसमें पीडी 0 आना चाहिए, सो दिस इज एक्टिव कैटलिस्ट, PPH3 ट्वाइस, दिस इज एक्टिव कैटलिस्ट, इधर टू इधर आना आता है, उसके बाद ए बेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स करना होता है कि ये दोनों में रिएक्शन क्या होता है, बस कपलिंग होता है, क्या क्या कपलिंग होता है भाई, ये आयोडीन है, ठीक है। देखो मैं इसको दिखाता हूं, कब इसको कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वहां पे इसका रिएक्शन चेंज होता है, ये आयोडीन के बीच में पैलेडियम आके कपल करता है, ठीक है भाई, पैलेडियम आके कपल करता है, उसके बाद हमारा रिएक्टेंट क्या भाई, CO2Me है, बस इधर क्या होगा, इधर ए वाला पार्ट इसके अटैक हो जाएगा और पैलेडियम अटैक्स ऑन दिस पोर्शन। चले देख लो, और इसमें बॉन्ड हो गया, इधर बॉन्ड हो गया, और इधर पैलेडियम आयोडाइड है, ये नॉर्मली कंटिन्यू होता है, C डबल बॉन्ड O M। चले उसके बाद इधर एक हाइड्रोजन तो है, इधर इसमें हाइड्रोजन तो है ना, तो ये एलिमिनेट कर लेते हैं, हाइड्रोजन गेट्स एलिमिनेट्स दी पैलेडियम, बस हमारा आंसर बन जाएगा। डबल बॉन्ड COOMe, बस हो गया, ये हमारा आंसर है भाई, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं है, जस्ट आप नॉर्मली ये मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रहा था, लेकिन डायरेक्टली कपलिंग क्या होता है, कपलिंग जस्ट ए वाला और ए वाला
और ये वाला दोनों कपल होके बॉन्ड बनाता है, वो आयोडीन एलिमिनेट हो जाएगा किसके साथ? पैलेडियम के साथ। बस चले आंसर देख लो भाई। रिंग तो है, रिंग कोई रिंग फॉर्म नहीं किया है, कोई साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट तो नहीं है, नॉर्मली कपलिंग रिएक्शन हुआ है। देखो कपलिंग रिएक्शन हुआ है, बस बस ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। चलो भाई देख ले, इसमें कुछ नहीं है, इसमें गुड मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कहां पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड फॉर्म होता है किसके हेल्प के साथ? कैटलिस्ट हेल्प के साथ। कौन था कैटलिस्ट? कैटलिस्ट था पैलेडियम। देख लिया भाई, पैलेडियम की वजह से अब ए रिएक्शन चालू हुआ है। बहुत सारा रिएक्शन आता है विद कपलिंग विद कैटलिस्ट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्ट कपलिंग रिएक्शन। ओके, दिस इज एक रिएक्शन भी बोल सकते हैं और एक कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या भाई? ये होता है एक कपलिंग रिएक्शन। देख लो भाई, ठीक है, ये होता है एक कपलिंग रिएक्शन। 60 क्वेश्चन। चलो अब हम 61 से अगले सेक्शन में शुरू कर लेंगे, ठीक है। मतलब अभी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है और 2 सेक्शन पे हम इसको आराम से खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू वन एंड ऑल।